हेलो बच्चों, मैं दिवाकर मिश्रा, श्री राम जानकी इंटर कॉलेज। आज हम लोग बात करेंगे, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे सॉलिड स्टेट की चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने एकक कोष्ठिका के प्रकार की बात किया था, परमाणुओं के आधार पे, परमाणुओं की संख्या के आधार पे बात किया था, और जो है डायामीटर के आधार पे बात किया था। टोटल 14 प्रकार की एकक कोष्ठिका आई थी, जिसको हम लोग ब्रेवे जालक भी बोलते हैं या ब्रेवे कोष्ठिका भी बोलते हैं। आज बात आगे की करेंगे कि हम लोग आज रिलेशन निकालेंगे कि जो हमारी एकक कोष्ठिका है, जो मुख्यतया 3 प्रकार की हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी क्यूबिक सेंटर, फेस क्यूबिक सेंटर, मतलब बीसीसी, एफसीसी, ये जो और एससी, ये जो हमारी एकक कोष्ठिका है, इसमें ए तथा आर में रिलेशन निकालना है। ए क्या होता है? कोर की लंबाई। आज हम लोग रिलेशन निकालेंगे एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई, के कोर की लंबाई तथा परमाणु या अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब परमाणु हो गया, परमाणु की त्रिज्या में संबंध, की त्रिज्या में संबंध। हाँ बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे, दोबारा बोल देता हूँ एक बार। आज हम लोग एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई तथा परमाणु की त्रिज्या में संबंध की चर्चा करेंगे। हम लोग कोर की लंबाई को ए से डिनोट करते हैं, एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई को ए से डिनोट करते हैं, तथा जो परमाणु की त्रिज्या है इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। मतलब हमें ए तथा आर में संबंध चाहिए। तो हम लोग मुख्यतया जो पढ़ने वाले हैं, चाहे वो आप नीट की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो जो है इसी 3 से क्वेश्चन बनते हैं। किससे बनते हैं? एससी से, बीसीसी से, एफसीसी से। तो हम इन्हीं तीनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कह दिया सरल घन के लिए, सरल घन के लिए ए तथा आर में संबंध। हमने जो एकक कोष्ठिका ली है वो कैसा है? सरल घन है, के लिए ए तथा आर में संबंध। सरल घन क्या होता है भाई? ऐसा घन जिसमें अवयवी कण घन के कहाँ पे होते हैं? कोनों पर होते हैं। ऐसे घन को हम लोग क्या बोलते हैं? सरल घन बोलते हैं। हाँ भाई, आप जानते हैं जो हमारा कोना है, यहाँ पे अवयवी कण मौजूद है। सरल घन की यदि चर्चा करें, हम लोग अवयवी कण का सेंटर यूज कर रहे थे, लेकिन आज हम लोग ए तथा आर में अगर रिलेशन निकालेंगे तो इस बार हम लोग अवयवी कण बना ही देंगे। तो सरल घन के लिए ए तथा आर में संबंध। हाँ भाई, अभी तक हम लोग अवयवी कण का सेंटर ही यूज कर रहे थे। आज हमने मान लो ये हमारा एक अवयवी कण हो गया और ये दूसरा अवयवी कण हो गया। ये जो अवयवी कण जो हमारा गोला है, गोले का ये मान लीजिए केंद्र है। तो आप जानते हैं कि केंद्र से आप कहीं भी मिलाइए, सभी आपकी क्या होती है? त्रिज्या होती है, रेडियस होती है। तो ये रेडियस हो गई आर, यहाँ से यहाँ तक। इस गोले का केंद्र मान लो ये हो गया, तो आप कहीं भी मिला दीजिए, सब आपकी रेडियस है, तो ये भी हो गई रेडियस आर। और हमने कहा कोर की लंबाई सरल, हमने कहा कि एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई, एकक कोष्ठिका कैसे लिया? सरल घन लिया। तो इसकी जितनी भी कोर अभी आपको दिखाई पड़ रही है, ये सब लंबाई आपकी कितनी है? ए है। ये सारी लंबाई आपकी कितनी है? ए है। जितने भी आपके कोर हैं, सारे कोर की लंबाई ए है। तो अगर हम लोग बात करें कि सरल घन में ए तथा आर में क्या रिलेशन होता है, तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ए है। तो ए किसके बराबर आ रही है भाई? आर प्लस आर के बराबर हो रही है। तो ए बराबर क्या आ गया? 2r। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा कि सरल घन के लिए ए तथा आर में रिलेशन क्या होता है? तो ए बराबर 2r। सरल घन में जो हमारी प्रति एकक कोष्ठिका है, इसमें कितने परमाणु होते हैं या कितने अवयवी कण होते हैं? तो 1 होते हैं। 8 कोना होता है और कोने पे 1/8वां हिस्सा होता है। 8 से 8 कट जाएगा, 1 आएगा ओवरऑल। तो ये बात हो गई सरल घन की।
अब हम लोग बात करेंगे FCC के लिए A तथा R में संबंध। हम लोग चर्चा करेंगे FCC के लिए A तथा R में संबंध। हाँ बच्चों, हम लोग चर्चा करेंगे FCC के लिए A तथा, ये काफ़ी बार पूछा जाता है भाई, A तथा R में संबंध। हाँ, तो FCC क्या होता है? ऐसा घन हाँ बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे FCC के लिए A तथा R में संबंध। तो बात आई FCC क्या है? FCC जो है ऐसा घन है जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ घन के प्रत्येक फलक पर होते हैं। अब हमें A तथा R में संबंध निकालना है, तो अब हम प्रत्येक फलक पे तो संबंध निकालेंगे नहीं, किसी एक फलक पे संबंध निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है इस वाले फलक पे संबंध निकालना जो है प्रारंभ किया है। चलो भाई, तो बात है इसको मैंने नाम दे दिया A, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया B, और इसको दे दिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया C। ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गई R। ये पूरी रेडियस अगर इसको सेंटर पॉइंट मान लूँ तो ये पूरी रेडियस कितनी हो जाएगी? 2R। इधर से यहाँ पे R और यहाँ से यहाँ तक R, और ये भी कितनी हो जाएगी? R। हाँ भाई, ये कोर की जो लंबाई जो हमने जब घन बनाया था, घन बनाते समय जो हमारे पास ये कोर है या लाइनें हैं, इन सबको नाम हम लोग A देंगे। तो ये हमारा पूरा A है, और ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा जो है कोर की लंबाई कितनी है? A। लेकिन जब घन बनाया था तो ये वाली लंबाई नहीं थी जो 2R R R आ रही है। इसको हमने नाम दे दिया, कोई नाम दे दो, इसको मैंने इस लंबाई को नाम दे दिया यहाँ से यहाँ तक E नाम दे दिया। हाँ चलो भाई, तो हमने इसको नाम दे दिया E। तो हम लोग पहले त्रिभुज जो है देख लें, त्रिभुज ABC। यदि बात करें त्रिभुज ABC में, तो आप अगर देख रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भुजा आएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे चित्र जब बनाया जाएगा इसके संपर्क में दो गोले आएंगे, मतलब इसका R और इस गोले का R मात्र 2R आएगा। यहाँ भी इस गोले के संपर्क में और इस गोले के संपर्क में मात्र दो गोले एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, तो इधर R और इसका R कितना आएगा? 2R। मतलब सिंपल वे में ये हमारी सबसे बड़ी भुजा है। ये सबसे कौन सी भुजा है? बड़ी भुजा। इसमें दिखाया बहुत अच्छे से नहीं जा सकता, ये इस तरीके से मान लो, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो A कितने गोले एक दूसरे के संपर्क में है? 2 गोले। तो ये इसका R और ये यहाँ से यहाँ तक इसका R, मतलब ये 2R बन रहा है। ऐसे यहाँ पे भी यही है, एक गोला एक गोला, मतलब 2 गोले एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक R, यहाँ से यहाँ तक R, तो ये R R2R R R2R बन रहा है। लेकिन ये कितना R बन रहा है? यहाँ पे R 2R R, तो ये 4R बन रहा है। नियम के मुताबिक देखा जाए कितना R बन रहा है? 4R। तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC में अगर हम लोग पाइथागोरस लगाएं, तो पाइथागोरस प्रमेय से, हाँ भाई, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मतलब हो गया AC। क्या हो गया? AC। कर्ण का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब कर लो AB का स्क्वायर प्लस हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब AC क्या है बच्चा हमारा? AC है E का स्क्वायर बराबर AB हमारा क्या है? ये जो हमारी जितने भी कोर हैं जो घन बनाते समय थी, ये सब A मानी जाएंगी। तो A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, तो E स्क्वायर बराबर हो गया 2A स्क्वायर। अब किताबों में इसी को C माने, जिनका मन कहे E ना माने, जिनको गड़बड़ लग रहा हो कैपिटल C मान लो।
तो ये ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, कैपिटल सी। ये कैपिटल सी का स्क्वायर, ये कैपिटल सी का स्क्वायर। हाँ, जिसको जो मानना है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब देखो भाई सी किसके बराबर आएगा, आर 2r r, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल सी है, तो सी किसके बराबर आ रहा है, सी बराबर आ रहा है 4r के। किसके बराबर आ रहा है, 4r के। इसको अगर ये स्मॉल सी इसको बोल दो, इसको कैपिटल सी बोल दो, तो 4r, तो 4r का स्क्वायर बराबर हो गया 2a स्क्वायर। 4r का मतलब हो गया जो है, अब इसको अगर थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो 4r का स्क्वायर मतलब हो गया 16r स्क्वायर, बराबर कितना हो गया 2a स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 2 अट्ठे 16, 8r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब यहाँ से अगर वर्गमूल लिया जाएगा तो 8 का वर्गमूल कितना आएगा 2√2, r स्क्वायर कितना आएगा r, a स्क्वायर कितना हो जाएगा a, 2√2r बराबर a। या कहना चाहो तो 2√2r बराबर आया है a, या r बराबर कितना हो जाएगा a बटा 2√2। तो अगर सिंपल क्यूबिक के लिए पूछेगा तो ए आर में रिलेशन आ गया, a बराबर 2r। अगर हम लोग एफसीसी की बात करेंगे तो यहाँ पे 2√2r बराबर a, या a बराबर कितना 2√2। एक क्वेश्चन और, एफसीसी में कितने पर यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, तो 4 होते हैं। चलिए भाई नोट करिए, हम लोग बीसीसी की बात करें तो हम लोग यदि बीसीसी की चर्चा करें हाँ भाई, हम लोग चर्चा करेंगे बीसीसी के लिए ए तथा आर में संबंध। तो पहले बीसीसी बना लिया जाए भाई। बीसीसी क्या होता है, ऐसा घन जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ घन के जो है प्रत्येक फलक पर स्थित होते हैं। नहीं, प्रत्येक फलक पर नहीं भाई, प्रत्येक फलक पर अगर स्थित होंगे तो वो एफसीसी हो जाएगा। ऐसा घन जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ घन के केंद्र पर स्थित होता है। तो ये हमने केंद्र मान लिया, हमारा केंद्र हो गया। तो इसको हम लोग बीसीसी बोलेंगे कि घन के कोनों के साथ साथ केंद्र पर भी स्थित है। तो ये हमारा बीसीसी कहलाएगा। तो एक अवयवी कण ये हो गया, ये दूसरा अवयवी कण हो गया, और ये क्या हो गया तीसरा। ये यहाँ से यहाँ तक आर हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा 2r टोटल, ये आपका डायमीटर, ये कितना हो जाएगा r। हाँ, तो ये इस लाइन को मैंने बोल दिया, इसको हमने मान लिया c, इस लंबाई को हमने क्या मान लिया c। अगर इसको कहें a, इसको कहें b, तो इसको अब चलो c अगर यहाँ पे माना है तो इसको d मान लो, तो a b d हो गया। अब इसको त्रिभुज में 3 भुजा होती जैसे आपको पता है, तो अगर त्रिभुज बनाना है मैंने d को मिला दिया b से। अब अगर d को b से मिलाया, ये फिर से हमने कहा था कि जो भुजा घन बनाते समय आई हैं उन सबको हम लोग a बोलेंगे, फिर जो बाद में निर्मित हो रही हैं उनको a नहीं कहेंगे। तो इनको क्या मान लें भाई, ये यहाँ से यहाँ तक मैंने मान लिया e, इस भुजा को मैंने क्या मान लिया e। अब पहले देखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज a d b में, त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस लगाएंगे अगर, तो ये हमारा जो है ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी, ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर लिख देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ए डी बी में प्रमेय से। तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा एडी, एडी का स्क्वायर बराबर जो है हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा जो है डी बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर। अब देखो भाई ए डी हमारा कितना है, ए डी है सी, तो सी का स्क्वायर। अब ए बी कितना है, ये तो घन का कोर है, तो घन के कोर की लंबाई हमने कितना मान रखा है ए, सी स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर
प्लस जो है डी बी कितना है, डी बी है ई, तो प्लस हो जाएगा ई स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे दो दो अननोन हैं, एक है सी दूसरा है ई, तो अब हमें ई का मान जानना पड़ेगा। वैसे सी के बारे में हमको पता है, सी बराबर है 4r, लेकिन ई के बारे में हमको कुछ नहीं पता है। तो सबसे पहले आप ई के बारे में पता करो, तो यहीं पे हम लोग फुल स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे। अब हम लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये देखो भाई, एक त्रिभुज हो गया डी बी, इसको बोल दो एफ बोल दो, त्रिभुज डी बी एफ। हमने बोल दिया इस त्रिभुज में हमने डी एफ लंब डाल दिया, तो अगर ये लंब डाल दिया हमने तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण। हमने ऐसा कह दिया कि त्रिभुज डी बी एफ में, पहले तो लिखता हूँ त्रिभुज डी एफ बी में, हाँ बच्चा हमने बोल दिया डी एफ लंब है, तो अगर ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा, आधार, ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण हमारा कितना है डी बी का स्क्वायर, इसको बोल दिया कि हमने इसको लंब डाल दिया, तो ये हमारा आधार हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब डी बी का स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, डी एफ का स्क्वायर प्लस किसका हो जाएगा भाई, एफ बी का स्क्वायर। अब डी एफ ये भी कोर की लंबाई है, कितना हो जाएगी, ए हो जाएगी, और एफ बी भी कोर की लंबाई है ए, ये भी ए हो जाएगी। तो डी बी मतलब ई का स्क्वायर बराबर डी एफ कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस एफ बी कितना, ए का स्क्वायर, तो ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब ई स्क्वायर का मान, ई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे भाई, तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ई स्क्वायर का मान कितना आ गया 2a स्क्वायर आ गया, तो सी स्क्वायर बराबर आ गया 3a स्क्वायर। आपको पता है कि यदि हम लोग देखें सी की वैल्यू कितना है, तो 2r r r कितना है 4r है, कितना आ रहा है, यहीं पे लिख देता हूँ कहीं, कि यहीं पे बगल लिख दे रहा हूँ कि सी किसके बराबर है 4r के, किसके बराबर है 4r के। तो सी के स्थान पर रखेंगे 4r का स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, तो 16r स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3a स्क्वायर। अब वर्गमूल लेंगे, 16 का होता है 4, r स्क्वायर का r, 3 का कितना होता है √3, a स्क्वायर का होता है a। तो एक तो आ गया r बराबर आ जाएगा √3a बाई आ जाएगा 4, r बराबर कितना आ जाएगा √3a बाई 4। या अगर पूछूँ a बराबर कितना आ जाएगा 4r बाई √3 आ जाएगा। तो ये हो गया BCC के लिए ए तथा आर में संबंध। कुछ है नहीं बच्चों, यहाँ पे सिर्फ ये देखना है, आपको पता होना चाहिए कि BCC क्या है। तो भैया ऐसा घन जिसमें अवयवीकरण घन के कोनों पर हों, साथ ही साथ घन के केंद्र पर हों। तो केंद्र यहाँ पे 3 जो है अवयवीकरण एक दूसरे के संपर्क में है, तो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी r हो गई, ये 2r हो गई, ये r हो गई। तो इस लाइन, अब ये लाइन निर्मित हुई है, खुद हम लोगों ने निर्मित किया है, तो इस लाइन को हमने C मान लिया। फिर त्रिभुज के लिए 3 भुजा होती है, तो एक A हो गई, दूसरा D, और यहाँ पे B, त्रिभुज ADB, तो 3 लाइनें होनी चाहिए, तो एक द्वितीय लाइन है, तो हमने D को B से मिला दिया और इस नई लाइन को नाम दे दिया E दे दिया। तो अब ये सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर आया, तो ई स्क्वायर का मान आपको जो है नहीं पता है, तो अब दूसरा त्रिभुज पकड़ लिए डी एफ बी, तो वहाँ से जो है हमने इसको लंब बोल दिया, इसको आधार बोल दिया, इसको कर्ण, यहाँ हमने कह दिया डी एफ लंब डाल दिया, तो डी एफ लंब डाल दिया, ऐसा बोल दिया। तो क्या हो जाएगा डी बी का स्क्वायर, कर्ण हो गया आपका, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ई स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर आ गया, गुणा किया, मतलब सब कैलकुलेशन किया, आर बराबर कितना आ गया √3a/4, या ए बराबर कितना आ गया 4r/√3। ये हो गया ए तथा आर में संबंध हो गया। चलिए भाई बच्चों, इतना नोट कर लीजिए, हम लोग आगे।
अब हम लोग बात करेंगे संकुलन क्षमता की। संकुलन क्षमता की ये क्या होती है भाई संकुलन क्षमता? तो जैसे अगर हम लोगों से कोई कहे संकुलन क्षमता क्या है, तो आप ऐसे समझिए जैसे कि आप कोई पात्र लिए हैं, उस पात्र में कोई जो है मिष्ठान रखे हैं, जब मान लो लड्डू रख दिया आपने, तो क्या लड्डू जो है संपूर्ण आयतन उस पात्र का घेर लेगा? तो बात यही, लड्डू के द्वारा संपूर्ण आयतन जो है पात्र का घेरा नहीं जाएगा। तो उस मतलब पात्र के संपूर्ण आयतन का कितना आयतन जो है लड्डू के द्वारा घेरा जा रहा है, वही आपकी क्या कहलाएगी? संकुलन क्षमता। तो मैं अगर संकुलन क्षमता की डिफिनेशन दूं तो एकक कोष्ठिका के संपूर्ण आयतन का एकक कोष्ठिका के संपूर्ण आयतन का कितना भाग या कितना परसेंट, वो तो भाग का मतलब परसेंट हो गया, कितना परसेंट अवयवीकरण के द्वारा घेरा गया है या घेरा गया है, कामा क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी कहलाता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। हाँ भाई, तो एकक कोष्ठिका, अब आपका पात्र हो गया एकक कोष्ठिका, आपका पात्र घनाकार है, उस पे आपने अवयवीकरण का मतलब लड्डू रखा है, तो घन का कितना भाग अवयवीकरण के द्वारा जो है मतलब लड्डू के द्वारा घेरा गया, वही हमारी हो जाएगी, जितना भाग घेरा गया वही हमारी हो जाएगी संकुलन क्षमता। तो एकक कोष्ठिका के संपूर्ण आयतन का कितना भाग या कितना परसेंट अवयवीकरण के द्वारा घेरा गया है, वही भाग हमारा क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता। तो अब हम लोग संकुलन क्षमता निकालेंगे, किसके लिए निकालेंगे? सिंपल क्यूबिक के लिए निकालेंगे, एफसीसी के लिए निकालेंगे और बीसीसी के लिए निकालेंगे। चलिए भाई, सबसे पहली बात करेंगे हम लोग सरल घन के लिए संकुलन क्षमता। हाँ भाई, हम लोग बात करेंगे सरल घन के लिए संकुलन क्षमता। तो कैसे निकालेंगे भाई? पहले तो सरल घन बना लो आप, या ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं उससे, चलो बना ही लो। हाँ भाई, तो संकुलन क्षमता कैसे निकालते हैं? संकुलन क्षमता का फार्मूला हो जाएगा भाई, जैसे आप पूछेंगे कि अवयवी कणों के द्वारा कितना स्थान घेरा गया है, या कोई कमरा हो, उस कमरा में जो है कुछ बच्चे बैठे हों, पूछा जाए कितना स्थान घेरा गया है, बच्चों के द्वारा कमरे का कितना स्थान घेरा गया है, तो आप सबसे पहले पूछेंगे बच्चों की संख्या कितनी है, और जो है उनकी संख्या पता करोगे, फिर उनका आयतन पता करोगे, बच्चों का भाई इनका आयतन कितना है, फिर उसको डिवाइड कर दोगे कमरे के आयतन से, तो परसेंटेज निकल आएगा कि कितना स्थान उन्होंने घेरा। हाँ भाई, संकुलन क्षमता बराबर ऐसे हम लोग निकालेंगे कि हमें सबसे पहले एकक, जो भी एकक कोष्ठिका हमने लिया है, वैसे तो यहाँ पे सरल घन लिया है जो कि लिखा है, तो उस सरल घन में अवयवी कणों की संख्या पता होना चाहिए, और उसका क्या पता होना चाहिए? आयतन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे संकुलन क्षमता बराबर जेड, जेड का मतलब हो गया अवयवी कणों की संख्या,
फिर गुणे क्या लिखेंगे, अवयवी कण का आयतन, अवयवी कण गोलाकार है, मतलब गोले का आयतन लिख देता हूं, गोले का आयतन। हाँ बच्चा, क्योंकि हमारा जो गोला है, जो अवयवी कण है वो गोलाकार है, तो हमने लिख दिया जेड गुणे गोले का आयतन। जेड क्या दिखा रहा है, गोला अर्थात अवयवी कणों की संख्या, बटे क्या हो जाएगा घन, घन का मतलब एकक कोष्ठिका, क्योंकि एकक कोष्ठिका हमारी घनी है, तो वही हम लोग लिखेंगे घन का, घनी नहीं, घन का आयतन। हाँ भाई साहब, तो सरल घन की यदि चर्चा करें तो संकुलन क्षमता पैकिंग इफिशियंसी बराबर हो जाएगा जेड। सरल घन में सबको पता है कि एक अवयवीकरण होता है। कितना अवयवीकरण होता है, एक। मैंने कहा था कि अवयवीकरण घन के कोनों पर स्थित होते हैं, दिखाया भी था आप लोगों को कि हाँ, अब एकक कोष्ठिका, ये जो हमारा गोला है इसका आधा भाग पहले से ही बाहर है, तो हम लोग थोड़ा इसको काट के अलग बनाए थे इस तरीके से। अब ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, ये वाली जो है लाइन देखो यहाँ पे है, ये वाली लाइन कहीं यहाँ पे है। हाँ, तो अगर इसको हम लोग दिखाएं तो एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, दो दो एक तीन, तीन इसको ऐसे कर लो। हाँ, तो ये हो जाएगा एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, मतलब आधे गोले का चौथाई भाग है एकक कोष्ठिका के अंतर्गत। तो पूरे गोले का कितना भाग होगा, आठवां भाग होगा। तो दिखाया गया था 8 गुणे 1 बटा कितना दिखाया गया था 8, तो कितना आया था 1 आया था। तो हमारा जो है जेड कितना आ गया 1, और गोले का आयतन कितना होता है सबको पता है 4/3 पाई r क्यूब, बटे घन का आयतन भी हम लोगों को पता है क्या होता है भाई, भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। अब यहाँ पे या तो r को a के टर्म में करें या तो a को r के टर्म में करें। तो आप लोग जानते हैं भाई सरल घन के लिए, सरल घन के लिए, सरल घन के लिए a तथा r में संबंध क्या आया था, a तथा r में संबंध आया था a बराबर 2r। a बराबर कितना आ आया था 2r, a बराबर आया था 2r, तो के स्थान पे यहाँ पे 2r लिख देंगे। तो पैकिंग इफिशियंसी बराबर हो गया 4/3 पाई का मतलब 22/7 r क्यूब है, रहने दो। a के स्थान पे 2r रख देंगे तो 2r का क्यूब हो जाएगा, 2r का क्या हो जाएगा क्यूब। और हाँ बच्चा, यहाँ पे गुणे 100 भी किया जाता है, गुणे कितना 100। हाँ, तो पैकिंग इफिशियंसी बराबर हो जाएगा, अगर हम लोग भाग करेंगे तो 4/3 गुणे 22/7 बटा कितना हो जाएगा 8r क्यूब गुणे 100। तो r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी 8 कट जाएगा और 2 ग्रेहम कितना हो जाएगा 22, मतलब कितना बचा पैकिंग इफिशियंसी 11/7 कितना हो गया 21। तो और 100 से गुणा कर देंगे तो 1100 बटा हो गया 21। अब 1100 को जब 21 से भाग करेंगे तो जो है हमारी पैकिंग इफिशियंसी लगभग आएगी 52.04%। कितनी आएगी 52.04%। अब 04 क्या लिखेंगे उसको, लगभग हम लोग पैकिंग इफिशियंसी 52% मान लेंगे, 04 और से कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपसे पूछे सरल घन में लगभग कितनी पैकिंग इफिशियंसी आती है 52%। सरल घन के लिए पैकिंग इफिशियंसी मतलब संकुलन क्षमता कितनी आती है तो 52% आती है। तो अगर पूछ ले रिक्तिका कितनी आएगी, मतलब रिक्तिका मतलब खाली स्थान, तो आप बता सकते हो रिक्तिका कि रिक्तिका कितनी आएगी। तो वैसे लगभग में 52.04 मान के घटाओगे तो थोड़ा कम आएगी। किससे कम आएगी, थोड़ा 52, 48 से थोड़ा 47 कुछ आएगा। वैसे मैं 52 मान रहा हूँ तो आएगा 48%। कितना परसेंट आएगा 48%। जिसको एग्जैक्ट घटाना होगा तो 100 में से घटा लेगा 52.04 को, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यदि हम लोग बात करें सरल घन के लिए संकुलन क्षमता, तो संकुलन क्षमता बराबर होता है जेड गुणे गोले का आयतन
बटे घन का आयतन जेड क्या होता है, अवयवी कणों की संख्या पर यूनिट सेल में। तो सरल घन में प्रति एकक कोष्ठका में एक अवयवी कण होता है। गुणे गोले का आयतन, मतलब अवयवी कण हमारा गोलाकार है तो गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब बटे भुजा क्यूब घन का आयतन तो 4/3 गुणे 22/7 r क्यूब बटा a बराबर कितना होता है 2r का होल क्यूब गुणे 100। तो r क्यूब से r क्यूब कट गया। फिर हमने कहा भाई 4 दूनी 8, 11 दूना 22, तो 11 बचा 7 त्रिका 21, और यहाँ पे 100 का 11 में गुणा करोगे 1100 आ जाएगा। 1100 बटा जब 21 को भाग करोगे तो 52.04% आएगा, जो कि लगभग 52% हमने मान लिया है। तो ये 52% अवयवी कण जो है वो सरल घन को घेर रहा है। मतलब कितना खाली स्थान है, 48% है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिक्तिका बोलेंगे। चलिए भाई इतनी बात नोट कर लीजिए।